नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आइए आज के इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, ब्रश विथ लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके ऊपर बनी है। ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन बी सतीश गुजराल, ऑप्शन सी विकास भट्टाचार्य एंड लास्ट ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्रश विथ लाइफ नामक एक डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म है, किसके ऊपर बनी है। तो यह बनी है सतीश गुजराल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सतीश गुजराल। अगर बात किया जाए सतीश गुजराल के बारे में तो पहली चीज़, इनका जन्म कब हुआ था। तो सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 में हुआ था। सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1925 में। कहाँ हुआ था, तो पंजाब के पाकिस्तान में। पंजाब के पाकिस्तान में 25 दिसंबर 1925 में सतीश गुजराल का जन्म हुआ था। आगे बात किया जाए सतीश गुजराल के बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में कि किसके बड़े भाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वो थे सतीश गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल इनके बड़े भाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। सतीश गुजराल 10 वर्ष की उम्र में अपनी श्रवण शक्ति खो दी थी। इन्हें बहरा कलाकार के रूप में जाना जाता है। सतीश गुजराल को बहरा कलाकार के रूप में जाना जाता है। अंधा कलाकार की बात करते हैं तो वह विनोद बिहारी मुखर्जी हैं और बहरा कलाकार सतीश गुजराल के रूप में जानते हैं। अगर बात करते हैं सतीश गुजराल के बारे में तो यह मैक्सिकन कला से प्रभावित थे। सतीश गुजराल मैक्सिकन कला से प्रभावित थे। 1977 में बेल्जियम सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे सतीश गुजराल। कब पुरस्कार मिला था, 1977 में बेल्जियम सरकार द्वारा दिया गया था। कौन सा पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार। जो प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे सतीश गुजराल। अगर बात करते हैं सतीश गुजराल, इनका निधन 26 मार्च 2020 में हुआ था नई दिल्ली में। कब निधन हुआ था, 26 मार्च को 2020 में नई दिल्ली में। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे तूफ़ान के तिनके। तूफ़ान के तिनके इनका एक प्रसिद्ध चित्र है। तिरस्कार हो गया, आत्महत्या से पूर्व, दर्द का मसीहा, स्मृतियों का जाल, दोपहरी का अंधियारा, यह सब क्या है, इनका प्रसिद्ध चित्र है। तो ब्रश विथ लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके ऊपर बनी थी, तो वह सतीश गुजराल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है सतीश गुजराल, ऑप्शन बी है विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी है तैयब मेहता एंड लास्ट ऑप्शन डी है राम किंकर बैज। तो प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को दिया गया था, तो वह तैयब मेहता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तैयब मेहता। आइए तैयब मेहता के बारे में थोड़ा समझते हैं। पहली चीज़ तो इनका जन्म कब हुआ था, 26 जुलाई 1925 में। तैयब मेहता का जन्म कब हुआ था, 26 जुलाई 1925 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात के खेड़ा जिले के कपाड़वंज गांव में। कहाँ हुआ था, गुजरात के खेड़ा जिले के कपाड़वंज गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मुंबई के प्रसिद्ध टेर्डो फिल्म स्टूडियो में बतौर फिल्म एडिटर के रूप में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। कहाँ पर, मुंबई के प्रसिद्ध टेर्डो फिल्म स्टूडियो में। अगर बात करते हैं 1970 में इन्होंने 16 मिनट की लघु फिल्म कुदाल बनाई थी। इसे कहाँ फिल्माया गया था, तो मुंबई के
बांद्रा में स्थित कत्ल घर में। अगर बात करते हैं तैयब मेहता का निधन कब हुआ था, तो 2 जुलाई 2009 में। 2 जुलाई 2009 में इनका निधन हुआ था। 26 जुलाई 1925 में इनका जन्म होता है और 2 जुलाई 2009 में इनका निधन हो जाता है। कितनी वर्ष की आयु में? 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। अगर बात करते हैं पद्म भूषण इन्हें 2007 में दिया गया था। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2007 में इन्हें दिया गया था। तो प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को प्राप्त होता है? वह कौन है? तैयब मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तैयब मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिव्यंजनावाद शैली का प्रमुख तत्व है। ऑप्शन ए प्राकृतिक रूप, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी विकृत रूप एंड लास्ट ऑप्शन डी सपाट रंग। तो अभिव्यंजनावाद शैली का प्रमुख तत्व क्या है? तो विकृत रूप है। क्या है? विकृत रूप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विकृत रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को मानते हैं, यानी घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को मानते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी रंग, ऑप्शन सी ठोस रूपाकृति एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को मानते हैं ठोस रूपाकृति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ठोस रूपाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। ऑप्शन ए लाल पीला नीला हरा, ऑप्शन बी पीला सफ़ेद काला हरा एंड लास्ट ऑप्शन सी सियान मैजेंटा येलो ब्लैक एंड लास्ट ऑप्शन डी गुलाबी लाल पीला नीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन वर्ष है, यानी नंदलाल बोस की एक प्रमुख पुस्तक है शिल्प कथा। इसका प्रकाशन कब हुआ था? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1943 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1944। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1944 में, यानी नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन वर्ष कब है? 1944। अगर बात करते हैं नंदलाल बोस के बारे में, तो सीधी सी बात है, इनका जन्म कब हुआ था? 3 सितंबर 1882 में। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? 3 सितंबर 1882 में। कहाँ हुआ था? मुंगेर बिहार में। अवनी बाबू इनके कला शिक्षक गुरु थे। कौन? अवनी बाबू। अवनी बाबू इनके गुरु थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस को उनके सती नामक चित्र पर कितने रुपए का पुरस्कार प्राप्त होता है? 500 रुपये का। कितने रुपए का? 500 रुपये का पुरस्कार प्राप्त होता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस के उनके सती, कौन सा चित्र है? सती नामक चित्र पर 500 रुपये का पुरस्कार प्राप्त होता है। नंदलाल बसु को मास्टर मोसाई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मास्टर मोसाई के नाम से नंदलाल बोस को जाना जाता है। अगर बात करते हैं, इनका प्रमुख चित्र है, जैसे प्रमुख पुस्तक है शिल्प कथा हो गया, शिल्प चर्चा हो गया, रूपावली। इनकी 3 प्रमुख पुस्तक है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। जैसे शिल्प कथा हो गया, शिल्प कथा इनकी इम्पोर्टेंट है, शिल्प चर्चा और रूपावली। हरिपुरा पोस्टर के लिए ये प्रसिद्ध थे। कौन? नंदलाल बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। शांति निकेतन के मूर्ति कला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक का नाम था। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। शांति निकेतन के मूर्ति कला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक का नाम था। ऑप्शन ए प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन बी राम किंकर बैज, ऑप्शन सी सतीश गुजराल एंड लास्ट ऑप्शन डी हेमंत मिश्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम किंकर बैज। इसका राइट आंसर राम किंकर बैज। शांति निकेतन के मूर्ति कला विभाग के प्रथम छात्र राम किंकर बैज एवं प्रथम
अध्यापक रामकिंकर बैज थे। अगर बात करते हैं रामकिंकर बैज के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था? 20 मई 1906 में। 20 मई 1906 में इनका जन्म हुआ था। किसका? रामकिंकर बैज का। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। अगर बात करते हैं इनकी शिक्षा कहाँ होती है? शांति निकेतन में। रामकिंकर बैज की शिक्षा कहाँ होती है? शांति निकेतन में। किसके संदिग्ध में? नंदलाल बसु। इनके गुरु कौन थे? नंदलाल बसु। अगर बात करते हैं, ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है किसे? रामकिंकर बैज को। यानी आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे माना जाता है? रामकिंकर बैज को। इनके मूर्ति बनाने का माध्यम क्या होता था? जैसे बालू से बनाते थे इन्होंने मूर्ति, सीमेंट से बनाई है, कंक्रीट, मिट्टी वगैरह से इन्होंने मूर्तियों का निर्माण करते थे। इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म रामकिंकर बैज शीर्षक से 1975 ईस्वी में ऋत्विक घटक ने बनाई थी। कब? 1975 में। रामकिंकर बैज, इनके जीवन पर आधारित एक पिक्चर बनी थी, मूवी बनी थी। इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म रामकिंकर बैज शीर्षक से 1975 ईस्वी में ऋत्विक घटक ने इनके ऊपर एक फिल्म बनाई थी, इनके जीवन पर आधारित। अगर बात किया जाए ए रामचंद्रन द्वारा रचित पुस्तक द मैन एंड आर्टिस्ट किसके जीवन पर आधारित थी? तो वह रामकिंकर बैज के जीवन पर। किसके द्वारा लिखी गई थी? ए रामचंद्रन द्वारा। ए रामचंद्रन द्वारा रचित पुस्तक है द मैन एंड आर्टिस्ट। किसके जीवन पर आधारित थी? तो वह रामकिंकर बैज के जीवन पर आधारित थी। तो शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक कौन थे? तो वह रामकिंकर बैज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार मानी जाती हैं। क्वेश्चन को समझिएगा। भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार मानी जाती हैं। ऑप्शन ए गोगी सरोज, ऑप्शन बी अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी सुनैना देवी एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन है? अमृता शेरगिल। भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार मानी जाती हैं अमृता शेरगिल। अगर बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1913 में। 30 जनवरी 1913 में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। इनकी शिक्षा कहाँ होती है? पेरिस में। अमृता शेरगिल की शिक्षा कहाँ होती है? पेरिस में। अगर बात करते हैं पहली बार ये भारत कब आई थी? जनवरी 1921 में। या पहली बार भारत कब आती हैं? जनवरी 1921 में। दूसरी बार कब आती हैं? तो जून 1924 में। अमृता शेरगिल दूसरी बार भारत कब आती हैं? जून 1924 में। और तीसरी बार कब आती हैं? 1924 के बाद 1934 में आती हैं। कब आती हैं? 1934 में। पहली बार भारत ये 1921 में आती हैं, दूसरी बार 1924 में आती हैं और तीसरी बार 1934 में ये भारत आती हैं। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से इनको मिलती है? तो अजंता और एलोरा के चित्रों से। अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? तो अजंता और एलोरा के चित्रों से। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया था अमृता शेरगिल ने। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो वह कौन है? अमृता शेरगिल। भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार मानी जाती हैं अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? ऑप्शन ए घास का ढेर, ऑप्शन बी रुओं का गिरजाघर, ऑप्शन सी सूर्योदय का प्रभाव एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ता है? तो वह पड़ता है सूर्योदय का प्रभाव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सूर्योदय उदय का प्रभाव। सूर्योदय का प्रभाव मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ता है? सूर्योदय का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अति यथार्थवादी शैली की विशेषता है। ध्यान से समझिएगा, अति यथार्थवादी शैली की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए यथार्थ चित्रण,
ऑप्शन बी स्वप्न चित्रण, ऑप्शन सी सृजनात्मक चित्रण एंड लास्ट ऑप्शन डी अनोखा चित्रण। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अति यथार्थवादी शैली की विशेषता क्या है, तो उसकी विशेषता क्या है, स्वप्न चित्रण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, स्वप्न चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सप्तपर्णी, ये क्या है, पर्णी यानी इस प्रकार से लिखा हुआ है, सप्तपर्णी। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी राजगीर एंड लास्ट ऑप्शन डी सासाराम। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? यह स्थित है राजगीर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की बात कर लेते हैं। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी राजगीर एंड लास्ट ऑप्शन डी सासाराम। तो महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? यह स्थित है बोध गया में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटोग्राफी यथार्थवाद का प्रदर्शन है? निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटोग्राफी यथार्थवाद का प्रदर्शन है? ऑप्शन ए निरोध मजूमदार, ऑप्शन बी विकास भट्टाचार्य, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड लास्ट ऑप्शन डी गोपाल घोष। तो वह कौन सा चित्रकार है जिसकी चित्रकला पर फोटोग्राफी यथार्थवाद का अंकन हुआ है? तो वह है विकास भट्टाचार्य। कौन है? विकास भट्टाचार्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर बात करते हैं विकास भट्टाचार्य के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था? 21 जून 1940 में इनका जन्म होता है। कब? 21 जून 1940 में विकास भट्टाचार्य का जन्म होता है। कहाँ होता है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगर बात करते हैं इनकी शिक्षा कहाँ से होती है? इंडियन कॉलेज ऑफ ओरिएंटल एंड ड्राफ्टिमेशन शिल्प, कोलकाता में। इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्टमैनशिप, कोलकाता में इनका ड्राफ्टमैनशिप, कोलकाता में इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। अगर बात करते हैं इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? तो 1965 में। 1965 में कलकत्ता में इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी लगी थी। भारत में अति यथार्थवाद के सबसे बड़े कलाकार हैं कौन? विकास भट्टाचार्य। भारत में अति यथार्थवाद के सबसे बड़े कलाकार माने जाते हैं विकास भट्टाचार्य। इनकी कला को कहा जाता है सुपर रियलिज्म या हाइपर रियलिज्म। अगर बात करते हैं विकास का फोटो यथार्थवाद में बना चित्र ट्यूबवेल का उद्घाटन है, जो एक प्रमुख चित्र है ट्यूबवेल का उद्घाटन। अगर बात करते हैं इनकी मृत्यु कब होती है? तो 18 दिसंबर 2006 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 18 दिसंबर 2006 में कोलकाता में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटोग्राफी यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो वह विकास भट्टाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की बात कर लेते हैं। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। ऑप्शन ए अबुल हसन, ऑप्शन बी मंसूर, ऑप्शन सी विशन दास एंड लास्ट ऑप्शन डी फारूक बेग। तो किसे मानता था? अबुल हसन को। अगर अबुल हसन ऑप्शन में ना होता तो मंसूर हो जाते, लेकिन अबुल हसन हैं तो अबुल हसन को वह सबसे प्रमुख चित्रकार के सूची में शामिल थे उनके। अगर बात करते हैं अबुल हसन के बारे में, तो अबुल हसन जहांगीर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार था और जहांगीरकालीन चित्रकार था। मुग़ल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्रित किया था अबुल हसन ने। चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ शीर्षक चित्र अबुल हसन व मंसूर दोनों ने मिलकर बनाया था। ये दोनों की है। चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ यह अबुल हसन की भी है और मंसूर का भी नाम अंकित है। तो जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? अबुल हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। मकबरे से लगे या जुड़े तोरण द्वार कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अटाला मस्जिद, ऑप्शन बी बाबरी मस्जिद, ऑप्शन सी जामा मस्जिद एंड लास्ट ऑप्शन डी जामी मस्जिद। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मकबरे से लगे या जुड़े तोरण द्वार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटाला मस्जिद।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अटाला मस्जिद। अगर बात करते हैं अटाला मस्जिद है कहाँ, तो यह जौनपुर में है। अटाला मस्जिद है कहाँ, तो जौनपुर में है। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। बाबरी मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। पानीपत में बाबरी मस्जिद है। अगर बात करते हैं जामा मस्जिद कहाँ है? यह दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। अगर बात करते हैं जामी मस्जिद कहाँ है? धार में। तो अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। बाबरी मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। और जामी मस्जिद कहाँ है? धार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अटाला मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूरज कुंड का विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान एंड लास्ट ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सूरज कुंड का विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वह आयोजित किया जाता है हरियाणा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हार्वेस्टर नामक मूर्ति शिल्प के रचयिता हैं? ऑप्शन ए प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन बी राम किंकर बैज, ऑप्शन सी नागजी पटेल एंड लास्ट ऑप्शन डी सतीश गुजराल। तो बात करते हैं हार्वेस्टर नामक मूर्ति शिल्प के रचयिता कौन हैं? तो वह है राम किंकर बैज। क्या है, कौन है? राम किंकर बैज। प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, 4 में इनके बारे में डिस्कस किए हैं, एक बार और समझ लेना। अगर बात करते हैं राम किंकर बैज का जन्म कब हुआ था? तो 20 मई 1906 में। 20 मई 1906 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। अगर बात करते हैं इनकी शिक्षा कहाँ होती है? शांति निकेतन में। इनके गुरु कौन थे? नंदलाल बोस। ये प्रमुख रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। राम किंकर बैज ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक राम किंकर बैज को माना जाता है। इनके मूर्ति बनाने का माध्यम क्या था? बालू था, सीमेंट, कंक्रीट, मिट्टी आदि से ये मूर्तियों का निर्माण करते थे। अगर बात करते हैं इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी थी राम किंकर बैज शीर्षक से, 1975 ईस्वी में ऋत्विक घटक ने बनाई थी। ए रामचंद्रन द्वारा रचित पुस्तक द मैन एंड आर्टिस्ट किसके जीवन पर आधारित है? तो यह राम किंकर बैज के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर? राम किंकर बैज के जीवन पर। तो हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? तो वह है राम किंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुसैन द्वारा चित्रित भारत माता की नग्न तस्वीर को किस मैगजीन ने अपने कवर पेज पर छापा था? मकबूल फिदा हुसैन द्वारा एक चित्र निर्माण किया गया था, भारत माता व नग्न तस्वीर थी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मैगजीन के ने अपने कवर पेज पर उसको छापा था? ऑप्शन ए इंडिया टुडे, ऑप्शन बी आउटलुक, ऑप्शन सी विचार मीमांसा एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सी मैगजीन थी? तो इंडिया टुडे। अगर बात करते हैं मकबूल फिदा हुसैन के बारे में, तो उनका जन्म कब होता है? 17 सितंबर 1915 में। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कब होता है? 17 सितंबर 1915 में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र के सोलापुर में। अगर बात करते हैं इन्होंने भारत माता को बनाया जो हुसैन का सबसे विवादित कृति थी। कौन? भारत माता। इसका माध्यम क्या था? एक्रिलिक ऑन कैनवास। एक्रिलिक ऑन कैनवास पर इन्होंने भारत माता का चित्रण किया था। उसका रंग क्या था? गुलाबी। ये इम्पोर्टेंट है कि भारत माता जो चित्र बनाए थे वो किस रंग की थी? तो गुलाबी रंग की। अगर बात करते हैं इनका जैसे प्रसिद्ध चित्र है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, मदर टेरेसा श्रृंखला हो गया, इमेज ऑफ ब्रिटिश राज, करबला, लास्ट सपर, जमीन, मदर टेरेसा और घोड़ा, ये सब क्या हैं? इनके प्रसिद्ध चित्र के रूप में जाने जाते हैं। तो हुसैन द्वारा चित्रित भारत माता की नग्न तस्वीर को किस मैगजीन ने अपने कवर पेज पर छापा था? तो वह इंडिया टुडे है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इंडिया टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए मुगल शैली, ऑप्शन बी पहाड़ी शैली, ऑप्शन सी राजस्थानी शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी अजंता शैली।
तो आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किस में किया गया है, तो वह अजंता शैली में। अगर बात करते हैं अजंता के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अजंता गुफा कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता गुफा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र का एक ज़िला है औरंगाबाद, वहाँ यह गुफा स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है, तो सतपुड़ा पहाड़ी पर। अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी पर। किस नदी के तट पर स्थित है, बाघोर। अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, बाघोर। अजंता गुफा की खोज कब हुई थी, 1819 में। किसने किया था, जॉन स्मिथ महोदय ने। जॉन स्मिथ महोदय ने अजंता गुफा की खोज की थी। अगर बात करते हैं अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अजंता गुफा में कितनी गुफाएं प्राप्त हैं, 30 गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है, 6 है, पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अजंता से संबंधित है। तो आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है किस गुफा में, किस शैली में, अजंता शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1834, ऑप्शन सी 1920 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1924। तो भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना कब होती है, तो वह होती है 1920 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12 मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है। ऑप्शन ए पाल शैली, ऑप्शन बी जैन शैली, ऑप्शन सी पहाड़ी शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी राजस्थानी शैली। तो 12 मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है, तो वह हुआ है पहाड़ी शैली में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पहाड़ी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात करते हैं। बूंदी शैली में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आखेड़ दृश्य, ऑप्शन बी युद्ध दृश्य, ऑप्शन सी स्नान के दृश्य एंड लास्ट ऑप्शन डी बादलों के दृश्य। तो बूंदी शैली में प्रसिद्ध है स्नान के दृश्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी स्नान के दृश्य। अगर बात करते हैं बूंदी शैली या किसकी उपशैली है, हड़ौती शैली की। बूंदी शैली किसकी उपशैली है, हड़ौती की। अगर बात करते हैं बूंदी शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है, राजा उमेश सिंह के समय बूंदी शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। अगर बात करते हैं बूंदी शैली को प्रोत्साहन किसने दिया था, तो राव सुरजन सिंह ने। राव सुरजन सिंह बूंदी शैली को प्रोत्साहन दिया था। बूंदी शैली में संपूर्ण 12 मासा का चित्रण हुआ है, जो चैत मास से लेकर फागुन मास तक का चित्रण किया गया है। किस शैली में, बूंदी शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। अकबरी चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किस कलाकार को है। ऑप्शन ए अब्दुल समद सिराजी, ऑप्शन बी बिशन दास, ऑप्शन सी दसवंत एंड लास्ट ऑप्शन डी बसावन। तो अकबरी चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किस कलाकार को है, तो वह है दसवंत को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दसवंत। अगर बात करते हैं दसवंत के बारे में, तो दसवंत अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार के रूप में जाना जाता है। यह कैसे चित्रकारी करता था, भित्ति चित्रण में माहिर था। यह कहार जाति से संबंधित था और यह 1584 में पागल हो गया था। कब, 1584 की घटना है जब दसवंत क्या हुआ था, पागल हो गया था। पागल होने के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कौन, दसवंत। 1584 में दसवंत पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दसवंत। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। भारत का प्रथम चित्राचार्य किसे माना जाता है। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी नग्नजीत, ऑप्शन सी तुलसीदास एंड लास्ट ऑप्शन डी कबीर। तो भारत का प्रथम चित्राचार्य किसे माना जाता है, तो नग्नजीत को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नग्नजीत। आज का अंतिम क्वेश्चन है 25, लास्ट क्वेश्चन आज सेशन का। 1978 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स के उपलक्ष्य में कॉमनवेल्थ प्रतिमा का निर्माण किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ प्रतिमा का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन बी रामकिंकर बैज,
ऑप्शन सी नागजी पटेल एंड लास्ट ऑप्शन डी बलबीर सिंह कट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बलबीर सिंह कट। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन। आपका क्या स्कोर हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप मैसेज करना। और क्वेश्चन कैसे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।